नाज़रीन, गजा में शदीद तरीन फेस टू फेस बैटल की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें सेवरल इजरायली फौजियों की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं और कई एक मिलिट्री व्हीकल्स और टैंक्स को जो है वो तबाह किया गया है। हम इस वीक से देख रहे हैं कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी बताया जा रहा है कि गजा में फेस टू फेस बैटल्स जो है वो कई लोकेशंस के ऊपर जारी हैं। इसके बारे में हम आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान जो ब्रिटिश एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने खत लिखा है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को और उनको कहा है कि बगैर किसी ताखीर के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए। अब वक्त आ गया है कि फलस्तीनी रियासत को हर सूरत के अंदर तस्लीम कर लिया जाए। इसके साथ मैक्रोन जो खिताब कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर आकर और उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए। अब ब्रिटिश एमपी जो हैं वो वजीर आजम को खत लिख रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर हमें मजीद खौफनाक जंगे क्राइसिस ये नजर आ रहा है और दुनिया जो है वो एक खौफनाक जंगों के एक दौर की तरफ बढ़ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि, और बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका क्लैरिफिकेशन मांग रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अपने दीगर इत्तेहादियों से, खासकर इन दो मुल्कों से, कि अगर ताइवान की जंग होती है तो ये दोनों मुल्क जो है वो चीन के ऊपर हमला करेंगे। क्या अमेरिका के साथ मिलकर ये चीन के ऊपर हमला करेंगे? जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनसे अहद मांगा गया है, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी गई है कि दो टोक अल्फाज में हमें बताया जाए कि ताइवान की जंग की सूरत में जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या चीन के ऊपर हमलावर होंगे। यह बहुत ही खौफनाक तरीन मामला है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों को किस मुश्किल तरीन पोजीशन में खड़ा कर रहा है। यानी जापान से पूछा जा रहा है कि क्या वो चीन के ऊपर हमला करेगा। जापान को न्यूक्लियर पावर नहीं है और चाइना की न्यूक्लियर पावर है और जापान की तो आर्मी ही बिल्ड नहीं होने दी गई। और चीन के साथ जंग करना यह कोई अकलमंदी का फैसला तो नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, चीन के साथ जंग करना। और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इतना बड़ा जबरदस्त मुल्क और इकोनॉमी और मामलात, और ऑस्ट्रेलिया से ये पूछा जा रहा है कि क्या वो चीन के ऊपर हमला करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब इस वक्त चाइना पहुंचे हुए और प्रेसिडेंट शी के मेहमान बने हुए और जबरदस्त दौरा उनका वहां पर हो रहा है और बड़े अहम मुआहदे वहां पर किए जा रहे हैं। तो जो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादियों को एक तरफ उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपीय यूनियन, आगे पीछे सबके ऊपर जब टैक्स लग रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की खबर आएगी कि उन पर कितने परसेंट जब टैरिफ लगा रहा है ट्रंप। कनाडा के ऊपर 35% लग गए हैं। तो एक तरफ इनकी इकोनॉमीज जो ऑलरेडी जो है ना अप एंड डाउन का शिकार हैं, तो उनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी डैमेज हो रही हैं इन टैरिफ की वजह से, इस तिजारती जंग की वजह से। दूसरा, उनसे कहा जा रहा है कि वो जंगों की तैयारी कर लें और जंग भी किसी कमजोर छोटे बड़े मुल्क की बात नहीं हो रही, जंग की तैयारी की जाए चाइना के खिलाफ। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अमेरिका इस वक्त क्यों इनसे पूछ रहा है, इस वक्त क्यों इनसे अहद ले रहा है? क्या अमेरिका खुद चीन से जंग की तैयारी कर रहा है? भाई इसलिए आप पूछेंगे ना, जब आप खुद हमले की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूछेंगे कि मेरे साथ कौन कौन है। जब आप एक काम करने जा रहे हैं तो पूछेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा कि बिला वजह पूछना शुरू कर देंगे। तो ये एक और खतरनाक साइन है, क्योंकि ताइवान को अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने जदीद टैंक्स रिसेंटली दिए हैं, मजीद असलिया डील्स है वो उनकी ताइवान के साथ हो रही है। और पहली बार 2 महीने कबल अमेरिका ने इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी फौज भी ताइवान के अंदर मौजूद है। 500 उन्होंने कहा कि हमारी फौज है वो ताइवान पहुंच चुकी है। तो ये खतरनाक बात उन्होंने की और असलिया वो दे रहे हैं। अब इर्द गिर्द के मालिक से पूछ रहे हैं तो क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया और कल को क्या साउथ कोरिया से भी यही पूछा जाएगा? और आप देखिए, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर इस खित्ते में एक बड़ी जंग पनप रही है। और आपको पता है जंगें कैसे होती हैं? जंगें जब आप इस तरह के हालात पैदा करते हैं, जब आप बहुत सारा असलिया सप्लाई कर देते हैं, जब आप टेंशन्स को बढ़ाते रहते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो फिर हॉट वॉर्स में तब्दील हो जाती हैं। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की है और उन्होंने कहा कि इस खित्ते के अंदर एक जंग जो है वो पनप रही है। तो अब अमेरिका जो है वो प्लेज मांग रहा है। दूसरी तरफ आप जरा देखिए ये कितनी खतरनाक खबर है। जर्मनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इसी वीक या फिर अगले वीक जो है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो यूक्रेन को डिलीवर करने जा रहे हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसी वीक या अगले वीक जर्मनी लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को डिलीवर करने जा रहा है, जिसके बाद यूक्रेन के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डीप इनसाइड रशिया जाकर अटैक कर सकेगा। और जर्मनी के ये जो नए चांसलर आए हैं, इन्होंने ये सारा सिलसिला जब शुरू किया है, चाहे ईरान हो, गजा हो, आगे पीछे। और जब ये बात चल रही थी, पिछले कुछ हफ्तों से ये बात चल रही है और जर्मनी ने कहा कि हम देंगे। अब तो वो कह रहे हैं डेट दे दी है कि इसी हफ्ते पहुंच जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम बात चल रही है। तो उसके जवाब में रशिया ने कहा था कि अगर जर्मनी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए तो उसका जवाब हम बर्लिन पर अटैक करके देंगे। ये दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि इसका जवाब जो है वो बर्लिन पर अटैक से आएगा अगर जर्मनी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दिए। इसके बारे में रशिया ये कह चुका है और उसके बावजूद जर्मनी जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। देखें, जो भी यूक्रेन की जंग को फ्यूल करने की कोशिश करेगा वो वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेल रहा है। देखिए, रशिया जो है वो अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने अपनी डिमांड्स पिछले 30-40 सालों से वो सामने रख रहे हैं और अभी रिसेंटली पुतिन ने
कैटेगोरिकली अपनी डिमांड्स रखी वेस्ट के सामने कि नेटो की जो एक्सपेंशन है ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा, अब रशिया खत्म हो जाएगा इस डिमांड से पीछे नहीं हटेगा। यानी आप कहते हैं कि उनके ऊपर मजीद हम लॉन्ग रेंज अटैक कर लेंगे तो रशिया अपनी डिमांड से पीछे हट जाएगा, हम उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाएंगे, हम उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो रशिया जब वो प्रेशराइज हो जाएगा अपनी डिमांड से पीछे हट जाएगा। रशिया खत्म तो हो सकता है, इस डिमांड से प्यूटन पीछे नहीं हट सकता। ये एग्जिस्टेंशियल वॉर है। तो ये तो रेड लाइन है ना कि आप उनको लॉन्ग रेंज मिसाल दे रहे हैं। तो रशिया की जो हार है, अगर कोई उसकी बात करेगा तो असल में वो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है। तो जर्मनी और नेटो की लीडरशिप उन रेड लाइंस को जानबूझकर अबूर कर रही है और ये जानते हुए अबूर कर रही है कि इसका नतीजा एक वर्ल्ड वॉर की सूरत के अंदर निकल सकता है। एक बड़ी खौफनाक जंग जारी है, एक बैकग्राउंड मौजूद है, ठीक है, और उसमें वो लाइन क्रॉस की जा रही है कि जिसको रशिया जो फोड़ नहीं कर सकता है। यानी एक हद तक जंग जारी है ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दिए हुए, तो रशिया ने भी एक हद तक जंग रखी हुई है। अब जब रशिया डीप इनसाइड अटैक होगा तो फिर रशिया उस हिसाब से अटैक करेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि रशिया में डीप इनसाइड अटैक होता रहे और प्यूटन खामोशी के साथ बैठे रहे। तो जर्मनी को या नेटो के लीडरशिप को पता है कि ये वाला जो असले हम देने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो वो इस चीज को जानते बूझते हुए ये लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ये मामला इस अंदाज में बड़ा खतरनाक है। तो यूक्रेन की जंग बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल उसका कोई फ्यूचर सोल्यूशन के हवाले से नहीं है, उसका फ्यूचर जंग के एस्केलेशन के हवाले से है। और आप देखिए रशिया, चाइना और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी अभी मुलाकात हुई और 24 घंटों के अंदर 2 मरतबा रशिया और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। यानी ना कोई आलमी इंस्टीट्यूशन, ना कोई बड़ी पावर्स एक टेबल पर बैठकर कोई मसला हल कर पा रही है। तो यूक्रेन का मसला, ताइवान का मसला, और अमेरिका अपने इत्तेहादियों को पूछ रहा है कि क्या वो चाइना के ऊपर हमला करेंगे। तो ये एक सूरत हाल है। अच्छा, अब अगर हम गजा से जो आने वाली हेडलाइंस है वो आपके सामने रखें। पहले तो गजा में ये बताया जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर शदीद तरीन लड़ाई इस वक्त जारी है, फेस टू फेस बैटल जारी है, जिसमें मल्टीपल इजरायली कैजुअलिटीज जो है वो सामने आ रही हैं। अब गजा का जहां तक सीज फार का ताल्लुक है, अब वो एक खामोशी सी छा गई है, अचानक जो है ना खामोशी सी छा गई है कि भाई क्या हुआ है। अब कतरी डेलीगेशन व्हाइट हाउस पहुंचा, लंबी लंबी मुलाकातें हुई, बहुत कुछ हुआ। अब फिलहाल तो उसके हवाले से मुकम्मल खामोशी है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। तो यहां पर जो है वो लड़ाई जारी है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो इनको कैजुअलिटीज कर रही है और जाहिर है कि उससे इजरायली सोसाइटी के अंदर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। हेडलाइन जरा देखिए, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल और ज्यादा डेडली हो चुके हैं। इजरायली मीडिया, फेस टू फेस बैटल्स आर टेकिंग प्लेस इन द गाजा स्ट्रिप ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स। पिछले कुछ घंटों से फेस टू फेस और फिर बैटल, शदीद तरीन लड़ाई वो इस वक्त जारी है। 3 सोल्जर्स इंजर्ड ड्यू टू एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटोनेटेड इनटू अ मिलिट्री व्हीकल। एक मिलिट्री व्हीकल को एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ निशाना बनाया है और 3 फौजी बताया जा रहा है कि निशाना बने हैं। फिर सेवरल सोल्जर्स इंजर्ड इन आर्म्ड क्लैशेस इन खान यूनिस। फिर खान यूनिस के इलाके में सेवरल इजरायली फौजियों के निशाना बनने की इत्तलात आ रही हैं। फिर 2 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इजरायली मीडिया बता रहा है, एक खान यूनिस में हुआ है और एक अल शुजाया के अंदर हुआ है। मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हर जगह इनकी हलाकतें और जख्मी ये हो रहे हैं। सेवरल इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड इन क्लैशेस विद अल कस्साम ब्रिगेड। 2 टैंक्स को तबाह किया है विद हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइस जैतून नेबरहुड के इलाके में। और इजरायली मीडिया ही बता रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है कहां पर पहुंचे। 3 हॉस्पिटल्स के अंदर हेलीकॉप्टर्स लैंड किए। तेल हशमोर है, बिलिंसन है, सरोका है और इचलोव है, बल्कि ये 4 हॉस्पिटल है। यानी अब ये कितनी बड़ी बात है कि 4 हॉस्पिटल्स में इजरायली जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहां से इवैक्यूएशंस करके आ रहे हैं जो सोल्जर्स की, 4 हॉस्पिटल्स के अंदर वो उतरे। इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं पिछले कुछ घंटों से जो लड़ाई जारी है। 4 हॉस्पिटल में इजरायली हेलीकॉप्टर्स उतर चुके हैं। और फॉर्मर इजरायली आर्मी के जो ऑपरेशन चीफ है उसकी 2 हेडलाइंस देखिए। वो कह रहे हैं दिस इज अ वॉर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। अब इस फेज के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है उसकी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की जो कैपेबिलिटी है, जिस तरह से वो घात लगाते हैं, वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रही है। और इनकी जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के थ्रू हो रही हैं। तो उन्होंने कहा दिस इज अ वॉर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड हमास सेट अप एम्बुशेस एंड टेक्स द इनिशिएटिव टू कंट्रोल द वीक पॉइंट्स। और डिफरेंट जगह पर हमास जब वो एम्बुशेस लगा रही है और उनको रोकना पॉसिबल नहीं है। एक सड़क, एक गली, उसको पहले कैसे जाकर छानबीन की जाए। तो हमास को बताता है कि इनका काफिला इस तरफ आ रहा है, यहां से गुजरेगा, तो वो जनाब पहले वहां पर लगा देते हैं। और इसके लिए बड़ी हाई लेवल इंटेलिजेंस भी आपको चाहिए और हमास एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। हमास ऑपरेटिंग इन स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, स्मॉल सेल्स के अंदर वो काम कर रही है। एंड पोजेस एक्सप्लोसिव्स ड्रॉप्ड बाय द आर्मी। और उनके पास वो एक्सप्लोसिव्स भी हैं जो इन्होंने इजरायली आर्मी से हासिल किए, ठीक है ना। बहुत सारा ये असला भी कब्जे में ले रहे हैं। बहुत सारे फिर ये जो बॉम्ब्स वो गिराते हैं वो अनडेटोनेटेड पड़े हुए हैं,
तो वो भी कैरी कर रही है और उसको इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, तो ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले हैं, और अगर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, अब रोजाना उनके यहां कोई ना कोई फ्यूनरल हो रहा है, इसराइल के अंदर रोजाना कोई ना कोई फ्यूनरल हो रहा है, तो जाहिर है कि एक एक दिन जो है वो बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। फिर साथ जो इसराइल के क्राइम्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आती चली जा रही हैं। अभी इसराइली मीडिया ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसराइली आर्मी कैसे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है। उन ड्रोन से जो हैंड ग्रेनेड्स हैं वो ऊपर से गिराए जाते हैं और जानबूझकर बच्चों को, औरतों को और सिविलियंस को टारगेट करके वहां पर वो हैंड ग्रेनेड्स है वो ड्रोन्स के जरिए गिराए जाते हैं। इसराइली मीडिया खुद रिपोर्ट जारी की है। सोल्जर्स एडमिट टू अटैकिंग ड्रोन्स टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड अनआर्म्ड अडल्ट्स इन गाजा स्ट्रिप। ठीक, चिल्ड्रन को ड्रोन्स ऊपर जाते हैं, टारगेट करते हैं, लोकेट करते हैं, फिर वहां पर बम गिराते हैं। अनआर्म्ड जो अडल्ट्स हैं, नौजवान हैं, उनके ऊपर जो इसी तरह से ये अटैक्स हो रहे हैं, यानी एक एथनिक क्लिंजिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और ये बहुत ही मतलब ब्रुटैलिटी की इंतहा है कि बच्चों को बकायदा ड्रोन्स के जरिए ट्रैक करके फिर हैंड ग्रेनेड्स वहां पर गिरा जा रहे हैं। ये इजरायली, तो एक तरफ क्राइम्स सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली फौज की हलाकतें साथ साथ जा रही हैं। अच्छा, इसी दरमियान खबर यह है कि 60 एमपी जो हैं उन्होंने खत लिख दिया है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए और जो रफा के हवाले से प्लान है इजराइल का उसको हर सूरत के अंदर रोका जाए। 60 लेबर एमपीज अर्ज यूके टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। लेबर एमपीज कॉल ऑन द यूके रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन डिस्क्राइबिंग इजराइल वॉर ऑन गाजा एज एथनिक क्लिंजिंग। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो लेबर पार्टी की है, तो लेबर पार्टी के एमपी जो है वो लिख रहे हैं, और 60 एमपी थोड़ी बहुत तादाद नहीं है, और साथ वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इजराइल यहां पर एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है। तो बहरहाल कब तक ये गवर्नमेंट जो है वो इसको रोकेंगी। और नैरेटिव भी इजहार है कि अब देखें ना, 60 एमपीज कह रहे हैं, अब बरतानवी मीडिया इसको कैसे झुठला सकता है। 60 एमपीज कह रहे हैं कि एथनिक क्लिंजिंग वहां पर हो रही है। वी अर्ज द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कि वो स्टेप्स लें टू प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग इट्स प्लान इन राफा। गाजा इज अंडरगोइंग एथनिक क्लिंजिंग एंड इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इंटेंड्स टू डिस्प्लेस द रेजिडेंट्स। गार्डियन भी इनके लेटर को जो है वो कोट कर रहा है। तो इसके साथ जो है वो यूरोप ने बताना है, क्योंकि सीजफायर तो अभी नहीं हो रहा, तो उन्होंने जो सैंक्शंस की बात की है वो किस हद तक लगाने जा रहे हैं, और ये वीक भी काफी ज्यादा डिसाइडिंग होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो उर्दगान ने कहा है कि इजराइल का सामना करने के लिए एक अलायंस बनाने की जरूरत है, और वो अलायंस किसका होगा? टर्क्स का, कुर्दों का और अरब्स का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अरब्स का, कुर्दों का और टर्क्स का जो है एक अलायंस बनाया जाए, और इसी के जरिए जो हम इजराइल के साथ लड़ सकते हैं। और पीके के 41 ईयर्स के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। ये तुर्की के लिए बहुत बड़ी खबर है और खित्ते के लिए बड़ी गेम चेंजर खबर है। और सारे ये इजरायली प्रोजेक्ट था, अमेरिकन प्रोजेक्ट था पीछे से। अब देखना इनको फंडिंग कौन दे रहा था, असलह कौन दे रहा था। 41 ईयर्स तक ये लड़ते रहे, दहशतगर्दी की सारी कार्रवाइयां करते रहे, तो 41 ईयर्स के बाद ये असलह डाल रहे हैं, और उर्दगान ने इसको विक्ट्री अनाउंस किया है। टर्की हैज वॉन, उर्दगान हेल्स पीके के डिसआर्मामेंट। तो वो पब्लिकली आकर भी अपना असलह जब डाल रहे हैं। तो ये अल-शरा जो है बताया जा रहा है कि वो जा रहे हैं आज़रबाईजान। अल-शरा जो है वो दौरा कर रहे हैं आज़रबाईजान का आज, और डिप्लोमेटिक सोर्सेज से खबर यह है कि वहां पर इजराइल से मुलाकात होगी। जाहिर है खुफिया मुलाकात होगी, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो इसलिए वहां पर जा रहे हैं कि इजराइल के साथ मुलाकात आज़रबाईजान के अंदर होने जा रही है, क्योंकि यूएई के अंदर लास्ट मुलाकात हुई थी, उसकी खबरें बाहर आई और वो फिर तरदीद करना पड़ी यूएई को भी, और उधर से भी तरदीद हुई। तो अब ये पता नहीं आज़रबाईजान के अंदर मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, जो ग्रोक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है ट्विटर का, तो ग्रोक ने जनाब हिटलर को डिक्लेयर किया हीरो, और साथ इजरायली लॉबी कैसे काम कर रही है यूरोप में और अमेरिका में उसको एक्सपोज किया। तो अब वो पूरे ग्रोक का जो सिस्टम है उन्होंने पूरा एल्गोरिदम, पूरा उसका जो एंटायर उसकी वर्किंग है उसको रीशेप किया है और दोबारा से लॉन्च किया है। ये 8 जुलाई के बाद उन्होंने बंद कर दिया था और आज दोबारा से इसको जब शुरू किया है। और ट्विटर ने कहा है कि अब हमने इसको ठीक कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो पहले वाला ठीक था या अब वाला ठीक है, लेकिन बहरहाल एक देखिए ना, आप जरा नोट करें, आगाज गजा से हुआ है और आज उसकी डायमेंशन चेक कर ले। जेफरी एप्स्टीन से लेकर अब एक एक गवर्नमेंट के मामले से लेकर एक एक पार्लियामेंट से लेकर कहां तक ये मामला जा चुका है। तो गजा सेंटर है जियो पॉलिटिक्स का, और आगे जो मामला चलने जा रहे हैं, तो ये इसके असरात और इसकी डिबेट्स और इसकी इंप्लीकेशंस वो सबको अपनी लिपेट में ले चुकी हैं, जो मामला सिर्फ गजा से शुरू हुआ था। अच्छा जी, ईरान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू परस्यू आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम विदाउट रिट्रीट। ईरानियन एम्बेसडर इन मॉस्को, उन्होंने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा जी, फाइनेंशियल टाइम ने अभी कुछ देर पहले बड़ी स्टोरी दी है और काफी हलचल है दुनिया में। फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है कि अमेरिका ने डिमांड किया है फ्रॉम जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू क्लैरिफाई देयर रोल इफ अ वॉर विद चाइना ओवर ताइवान अकर्स। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये इस तरह से चल रहा था कि अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है और बाकी इनके इत्तेहादी हैं। तो
ये एक ऑर्डर कायम है जिसमें रशिया दुश्मन है, चाइना दुश्मन है और ईरान जैसे मालिक ये सारे दुश्मन है, और नॉर्थ कोरिया, तो उनके खिलाफ डिफरेंट इकदाम होते रहते थे। बरह रास्त इनके साथ कभी जंग नहीं हुई, लेकिन इकदाम होते रहते, भाई ये विलन है और हम सब मिल एक साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक तो टैरिफ लग गए इन तमाम ममालिक के ऊपर, तो इनकी इकॉनमीज सफर कर रही हैं। अब इनकी इकॉनमीज को आगे बढ़ाने के लिए जाहिर है चाइना से बात करनी है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, तो आप पहली बड़ी इकॉनमी से फारिग हो गए तो दूसरी बड़ी इकॉनमी, साथ ब्रिक्स जो है वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम, दुनिया की 40% जीडीपी को जो है वो ब्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ब्रिक्स कंट्री से जाकर बात करनी है। तो वो जो एक निजाम चल रहा था ना, वो दरम भरम हो गया। यानी ये तय था कि ये सब अमेरिका के इत्तेहादी हैं और चीन के और इन सब के ये हॉस्टाइल हैं। लेकिन अब एक ऐसे माहौल में जब अमेरिका आपको पाबंदियां भी लगा रहा है, टैरिफ भी लगा रहा है और आपकी इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है, तो आप चाइना से कैसे पंगा लेंगे? सवाल यह है कि आप अमेरिकन इकोनॉमी से भी आउट हो गए और दूसरी बड़ी इकोनॉमी पर आप जंग छेड़ने जा रहे हैं। भाई इन मुल्कों का निजाम चलेगा कैसे? वो सारी चीजें, वो सारी फैक्ट्रीज, वो सारा कुछ उधर से बंद करा रहा है, और नंबर 1 इकोनॉमी से आप फारे हो गए, नंबर 2 इकोनॉमी से आप फटा लेने जा रहे हैं, और 40% जो जीडीपी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो तो ब्रिक्स है, आप उससे फटा लेने जा रहे हैं, और चीन से जंग करना। तो ये तो मतलब अब ये मुल्क क्या जवाब देंगे? ना हां कर सकते हैं ना कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रंप इंतजामिया ने बहरहाल दुनिया में कामयाबी के साथ बहुत बड़े क्राइसिस खड़े कर दिए हैं और अपने इत्तेहादियों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। और मैं आपको बता दूं, इसका नतीजा ये नहीं होगा कि ये सारे कहेंगे कि ठीक है हम चाइना पर हमला करेंगे। इसका नतीजा यही होगा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो उनको कैसे नुकसान पहुंचा रही है, और चीन के साथ भिड़ने के लिए इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई एक मुल्क भी, और इस मंथ के आखिर में तो ये यूरोपियन लीडरशिप है वो भी चाइना जा रही है, और चाइना ने इधर खत लिखा है यूरोप को कि हमारे हवाले से जो है वो पॉजिटिव पॉलिसी बनाएं और ट्रेड और इकोनॉमी इसको हम आगे बढ़ाएं। और यूरोप की लीडरशिप जो है वो इस महीने के आखिर में चाइना जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, साउथ कोरिया ने कॉल की है चाइना के प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अमेरिका यानी कि या तो ऐसा होता ना जो सिस्टम चल रहा था उसी के मुताबिक जंग होती। अब एक तरफ टैरिफ है और अमेरिका के ऊपर किसी को वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है जो पहले होता था, अब वो ट्रस्ट नहीं है। तो ये एक मामला है, और फाइनेंशियल टाइम की इस खबर ने हलचल मचा दी हर तरफ कि ये प्लेज जो है वो मांगा जा रहा है। और जर्मनी का मीडिया देखिए, यूक्रेन विल रिसीव द फर्स्ट लॉन्ग रेंज व्हीकल्स फाइनेंस बाय जर्मनी, और कीव पोस्ट भी इसको इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिलीवरी है वो इसी वीक या अगले वीक जो है वो पहुंच जाएगी। इसी महीने के अंदर अंदर फर्स्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिलीवरी यूक्रेन को पहुंच जाएगी। तो मसले को हल नहीं किया जा रहा बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जा रहे हैं। मतलब ये इंतहाई इंसेन है, एंड दिस इज क्रेजी कि आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं बजाय कि आप यूक्रेन को डिप्लोमेसी की तरफ लेकर आए, उसको निगोशिएशन के टेबल के ऊपर लेकर आए। और ये जो यूरोप बात करते रहे सीज फायर, भाई रशिया जब सीज फायर करे सीज फायर, और रशिया ने बता दिया है कि इन टर्म्स के ऊपर सीज फायर होगा, उससे हटकर बाकी तमाम बातें फजूल है। और यूरोप भी ये जानता है, लेकिन जिस मकसद के लिए रशिया के खिलाफ जंग शुरू की गई थी कि रशिया को कई हिस्सों में तोड़ना है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और दरमियान में एक पॉज आया था जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो वो फ्रीज हो गया था, और ये सारी लीडरशिप सोच रही थी कि अगर हम यहां से आगे बढ़े तो फिर एक बड़ी जंग होगी। तो वो काफी महीने या 1 साल या 1.5 साल इनको लगा है, और अब इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम आगे ही बढ़ेंगे। जिस मकसद के तहत जंग शुरू की थी कि रशिया को तोड़ना है, उसी मकसद के तहत आगे बढ़ेंगे। तो रशिया को तोड़ने के ख्वाब देखना तो आलमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। तो अब ये तो बड़ा संगीन मामला होने जा रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल वाला, लेकिन ये हो रहा है और ये मामला दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।